दोस्तों, आज हम 1857 के उस रिवोल्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि 1857 का विद्रोह कोई सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारत के लोगों का एक संगठित संघर्ष था। इसी रिवोल्ट को लेकर जर्मन के फेमस फिलोसोफर कार्ल मार्क्स, उन्होंने भी द न्यूयॉर्क ट्रिब्यून में द इंडियन रिवोल्ट के नाम से एक आर्टिकल को पब्लिश करवाया था। इसी रिवोल्ट को कुछ अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे द सिपोई म्यूटिनी, द इंडियन म्यूटिनी, द ग्रेट रेबेलियन, द इंडियन इंसर्गेशन एंड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि इस रिवोल्ट के होने के क्या क्या कारण थे, ये रिवोल्ट कहाँ से शुरू हुआ और कैसे ये स्प्रेड हुआ, इस रिवोल्ट को किस तरह से सप्रेस कर दिया गया और क्यों ये रिवोल्ट फेल हो गया, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि इस रिवोल्ट के क्या परिणाम हुए और हिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है। इस रिवोल्ट के अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो इसको हम मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, इकोनॉमिक कॉज, सेकंड, सोशल एंड रिलीजियस कॉज, थर्ड, पॉलिटिकल कॉज, फोर्थ, मिलिट्री कॉजेज़ एंड फिफ्थ, इमीडिएट कॉज। अब हम इन कॉजेज़ को एक एक करके डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉज की। तो इसमें हम जानेंगे कि इकोनॉमिकली क्या क्या कारण थे इस रिवोल्ट के होने की। तो रूरल एरियाज में पीजेंट्स एंड जमींदार्स लैंड पर हैवी टैक्सेस एंड रेवेन्यू कलेक्शन के मेथड से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि इससे उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता था। अब हम रेवेन्यू कलेक्शन के कुछ मेथड्स के बारे में जान लेते हैं, जिसमें 3 इम्पोर्टेंट रेवेन्यू कलेक्शन के मेथड थे। पहला था जमींदारी सिस्टम, दूसरा था रियोतवाड़ी सिस्टम एंड तीसरा था महलवाड़ी सिस्टम। अब हम इन तीनों सिस्टम्स को ब्रीफली थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि हमें पता चल सके इन सिस्टम में क्या था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ज़मींदारी सिस्टम की। ज़मींदारी सिस्टम को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इंट्रोड्यूस किया था। इस सिस्टम को बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड वाराणसी प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसी सिस्टम को परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। इस सिस्टम में जमींदार को लैंड का ओनर बना दिया गया और जमींदार को यह भी राइट दे दिया गया कि वो पीजेंट से रेंट को कलेक्ट करेगा। अगर हम इस सिस्टम के अमाउंट की बात करें तो इसको 11 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, जिसका 1 शेयर जमींदार को मिलता था और 10 शेयर ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलते थे। तो अब हम रियोतवाड़ी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। रियोतवाड़ी सिस्टम को थॉमस मुनरो ने 1820 में इंट्रोड्यूस किया था। इस सिस्टम को मद्रास, बॉम्बे, असम के कुछ पार्ट्स एंड कोरल, जिसको आज के समय में कोडागू डिस्ट्रिक्ट के नाम से कर्नाटका में जाना जाता है, के प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया था। इस सिस्टम में ओनरशिप राइट्स पीजेंट्स को दे दी गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली पीजेंट्स से टैक्स कलेक्ट करती थी। इस सिस्टम के अगर हम रेवेन्यू रेट्स के बारे में बात करें तो जहां पर लैंड ड्राई होती थी वहां पर 50% एंड जहां पर लैंड इरिगेटेड होती थी वहां पर 60%। तो अब हम बात करते हैं महलवाड़ी सिस्टम की। महलवाड़ी सिस्टम को 1833 में विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस सिस्टम को सेंट्रल प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आगरा, पंजाब एंड गैंगटिक वैली में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस सिस्टम की अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो वो जमींदारी सिस्टम और रियोतवाड़ी सिस्टम की जैसी ही थी, पर इसमें जो लैंड थी उसको डिवाइड किया जाता था महल्स में, और हर एक महल एक या एक से ज़्यादा विलेजेस
को मिलकर बनता था। इस सिस्टम के अगर हम ओनरशिप राइट्स की बात करें तो वो पीजेंट्स को ही दी गई थी, बट टैक्स को कलेक्शन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो विलेज कमेटी को दी गई थी। अभी इन तीनों रेवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम के कारण ही बहुत सारे पीजेंट्स एंड जमींदार्स के ग्रुप हैवी रेवेन्यू के डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते थे एंड मनी लैंडर से लिए लोन को भी रीपे नहीं कर पाते थे, जिसके कारण उनको अपनी लैंड को छोड़ना पड़ता था। बहुत सारे सिपाही फार्मर्स की फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसमें फार्मर्स के ग्रीवेंसेस ने कहीं ना कहीं उनको भी अफेक्ट किया। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को इंडिया में ह्यूज लेवल पर इंपोर्ट किया जाने लगा, जिसके कारण यहाँ की इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। भारत की इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए 1853 एडी में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये ब्रिटिश घुसपैठिए ही थे जिन्होंने इंडियन हैंडलूम एंड स्पिनिंग व्हील को डिस्ट्रॉय कर दिया। इंग्लैंड ने इंडियन कॉटन्स को यूरोपियन मार्केट से डिप्राइव करने से इसकी शुरुआत की और हिंदुस्तान में एक नया बदलाव लेकर आए, जिसमें कॉटन्स की मातृभूमि कहे जाने वाले कंट्री को ही अपने बने कॉटन से भर दिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोशल एंड रिलीजियस कोज की। इसमें हम जानेंगे कि सोशली एंड रिलीजियसली क्या क्या कारण थे इस रिवोल्ट के होने के। तो इंडिया में वेस्टर्न सिविलाइजेशन के तेजी से बढ़ने के कारण लोगों का ये मानना था कि गवर्नमेंट इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की प्लानिंग कर रही है। इसके साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स भी किए थे, जिसमें सती प्रथा को हटाना, विडो रीमैरिज को लीगलाइज करना। तो लोगों को ये लगने लगा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके सोशल एंड रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर कर रही है। इसके साथ ही वेस्टर्न एजुकेशन के मेथड्स के इंट्रोड्यूस होने के कारण इसने कहीं ना कहीं हिंदूज एंड मुस्लिम्स के ऑर्थोडॉक्स को डायरेक्टली चैलेंज किया। इसके अलावा 1850 में रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट पास किया गया, जिसमें यह डिक्लेयर किया गया कि अगर किसी का बेटा अपना रिलीजन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करता है तो उसको उसके फादर की प्रॉपर्टी से अलग नहीं किया जा सकेगा। तो अब हम देखते हैं कि पॉलिटिकली क्या क्या कारण थे इस रिवोल्ट के होने की। तो इस रिवोल्ट की अगर हम पॉलिटिकल कारणों की बात करें तो इसमें जो सबसे मेन कारण था वो था ब्रिटिशर्स की एक्सपेंशन पॉलिसी, जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स अपनी बनाई पॉलिसी से प्रिंसली स्टेट्स को एनेक्स करते थे और अपने रूलिंग एरिया को एक्सपैंड करते थे। ब्रिटिश पॉलिसीज की अगर हम बात करें तो इसमें इफेक्टिव कंट्रोल एंड सब्सिडरी अलायंस जैसी पॉलिसीज भी शामिल थी, बट इस रिवोल्ट के होने की जो सबसे मेन पॉलिसी थी वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स प्रिंसली स्टेट्स को डायरेक्ट एनेक्स करते थे। तो हम अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस पॉलिसी को लेट 1840s में लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। इस पॉलिसी में यह था कि अगर किसी हिंदू रूलर का बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं होता तो इस केस में उसका अडॉप्टेड चाइल्ड उसका सक्सेसर नहीं बन सकता, और रूलर के डेथ होने के बाद ब्रिटिशर्स उस लैंड को एनेक्स कर लेते थे। इसी पॉलिसी के थ्रू झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के अडॉप्टेड सन को थ्रोन पर बैठने से मना कर दिया गया और झांसी को एनेक्स कर लिया गया। इसके अलावा सतारा, नागपुर, जैतपुर, संबलपुर एंड उदयपुर को भी इसी पॉलिसी के थ्रू एनेक्स कर लिया गया। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ये कहते हुए एनेक्स कर लिया कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं चल रहा, जिसके कारण हज़ारों की संख्या में नोबल्स, ऑफिशियल्स एंड सोल्जर्स जॉबलेस हो गए। तो अब हम देखते हैं
कि मिलिट्री कॉजेज़ क्या क्या थे इस रिवोल्ट के होने की। तो ये रिवोल्ट सिपाहियों के विद्रोह से ही स्टार्ट होता है। तो इंडिया में ब्रिटिश ट्रूप्स में 87% से भी ज़्यादा इंडियन सिपाही थे, बट फिर भी उनको ब्रिटिश सोल्जर्स के मुकाबले कम समझा जाता था। इसके अलावा इंडियन सिपाहीज को यूरोपियन सिपाही के मुकाबले कम पेमेंट की जाती थी, चाहे फिर वो सेम रैंक के ही क्यों ना हो। इसके साथ ही 1856 एडी में लॉर्ड कैनिंग ने जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट इशू किया, जिसमें इंडियन सिपाही सी को क्रॉस करते हुए ब्रिटिश लैंड में भी सर्व करने के लिए रेडी रहेंगे, जिसके कारण उनको अपने घर से दूर रहना पड़ता था। तो अब हम यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इस रिवोल्ट के दौरान लॉर्ड कैनिंग ही इंडिया के गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड कैनिंग का पूरा नाम चार्ल्स जॉन कैनिंग था। यही 1858 में इंडिया के पहले वाइसरॉय बनते हैं। अगर हम लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स की बात करें तो 1857 के रिवोल्ट को सक्सेसफुली सप्रेस इन्हीं के टाइम पीरियड में किया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को इन्हीं के टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इस एक्ट में पोर्टफोलियो सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें अलग अलग मेंबर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए गए थे। इन्हीं के टाइम पीरियड में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी को विड्रॉल कर लिया गया, जो कि एक मेन रीजन था इस रिवोल्ट के होने का। इसके अलावा इंडियन पेनल कोड एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को भी इन्हीं के टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अब हम देखते हैं कि इस रिवोल्ट के इमीडिएट कॉजेज क्या क्या थे। तो इस रिवोल्ट का जो सबसे मेन कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस का इंसिडेंट, जिसमें यह र्यूमर स्प्रेड हुआ कि न्यू एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, और इस राइफल्स को लोड करने से पहले सिपाहियों को इसके कारतूस को अपने मुंह से खोलना पड़ता था, जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों ने इसको यूज करने से मना कर दिया। इसके अलावा मार्च 1857 में मंगल पांडे, जो कि बरागपुर के सिपाही थे, उन्होंने भी इस राइफल्स को यूज करने से मना कर दिया और सीनियर ऑफिसर्स पर अटैक कर दिया, जिसके कारण उनको 8 अप्रैल को फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद 9 मई 1857 को मेरठ के 85 सोल्जर्स ने इस राइफल्स को यूज करने से मना कर दिया, जिसके कारण उनको 10 साल की इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी गई। अब यही सबसे मेन कारण था इस रिवोल्ट के होने का। तो अब हम देखते हैं कि ये रिवोल्ट कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे ये अलग अलग रीजन में स्प्रेड हुआ। तो जैसे हमने पीछे देखा, मेरठ में 85 सोल्जर्स को 10 साल की इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी जाती है एनफील्ड राइफल ना यूज करने की वजह से। ठीक उसके अगले दिन 10 मई 1857 को मेरठ में ही इंडियन सोल्जर्स विद्रोह कर देते हैं, जिसमें वो अपने सीनियर ऑफिसर्स को मार देते हैं और अपने साथियों को जेल से छुड़वा लेते हैं। तो इस तरह से ये रिवोल्ट मेरठ से स्टार्ट होता है। इसके बाद विद्रोही सिपाही सन सेट होने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। दिल्ली पहुंचने पर वहां की लोकल इन्फेंट्री विद्रोही सिपाहियों के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है और अपने यूरोपियन ऑफिसर्स को मार देती है, जिसमें साइमन फ्रेसर, जो कि वहां के पॉलिटिकल एजेंट थे, उनको भी मार दिया जाता है और सिटी पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद ओल्ड एज्ड एंड पावरलेस बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल एम्परर थे, उनको हिंदुस्तान का एम्परर घोषित कर दिया जाता है। तो इस तरह से दिल्ली इस रिवोल्ट का एक मेन इंपॉर्टेंट सेंटर बन जाता है और बहादुर शाह इसके सिंबल बन जाते हैं। इसके बाद बहादुर शाह जफर ने इंडिया के सभी चीफ्स एंड रूलर्स को
ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ने और उनको रिप्लेस करने के लिए लेटर्स लिखे, जिससे बंगाल की आर्मी इस रिवोल्ट में जुड़ गई और यह रिवोल्ट बहुत ही तेजी से अलग अलग रीजन में स्प्रेड होने लगा, जैसे अवध में, रोहिलखंड में, दोआब में, बुंदेलखंड, सेंट्रल इंडिया, बिहार के कुछ पार्ट्स एंड ईस्ट पंजाब में, जिसने ब्रिटिश अथॉरिटी को हैरान कर दिया। तो आगे बढ़ने से पहले हम बहादुर शाह जफर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इस रिवोल्ट में यही मुगल एम्परर थे। तो बहादुर शाह जफर का असली नाम अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह था। इनका जन्म 24 अक्टूबर 1775 को दिल्ली में मुगल एम्परर अकबर शाह सेकंड एंड लाल बाई से हुआ। ये अपने पेरेंट्स के दूसरे बेटे थे। इसके बाद 1837 में 62 इयर्स की एज में ये मुगल डायनेस्टी के रूलर्स बनते हैं और बहादुर शाह जफर इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे और इन्होंने ही 1857 के विद्रोह में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बहादुर शाह जफर ने अपने जीवन के लास्ट 5 इयर्स रंगून में बिताए और वहीं पर उनकी 1862 में 87 ईयर की एज में डेथ हो गई। तो अब हम देखते हैं कि कैसे सिविलियंस ने इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया। तो सिपाहियों के साथ साथ सिविल पॉपुलेशन ने भी रेबेलियन के जैसे इस रिवोल्ट में अपना साथ दिया, जिसमें नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड अवध के सिविल पॉपुलेशन ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जिसमें पॉपुलेशन ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट थी और उनके थ्रू दिए गए दुख से परेशान थी। इस रिवोल्ट में अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करें तो फार्मर्स, आर्टिसंस, शॉपकीपर्स, डे लेबरर्स, जमींदार्स, रिलीजियस मेडिकेंट्स जिनको वैद भी बोला जाता था, प्रीस्ट एंड सिविल सर्वेंट इस रिवोल्ट की एक रियल स्ट्रेंथ की तरह उभरे और इस रिवोल्ट को एक पॉपुलर रिवोल्ट में तब्दील कर दिया। इसके अलावा मनी लैंडर्स एंड जमींदार्स ने पीजेंट्स एंड पैटी जमींदार्स के ऊपर जो अटैक करके उनसे लैंड को छीना था, उस ग्रीवेंसेस से परेशान होकर पीजेंट्स एंड पैटी जमींदार्स ने इस रिवोल्ट का फायदा उठाते हुए मनी लैंडर्स की अकाउंट बुक्स एंड डेट रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने ब्रिटिश इस्टेब्लिश लॉ कोर्ट्स, रेवेन्यू ऑफिसेज, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एंड पुलिस स्टेशन पर भी अटैक कर दिया। एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि अवध में 1,50,000 मेंस अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए, जिसमें से 1 लाख सिविलियंस थे। तो अब हम इस रिवोल्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स और इस सेंटर्स को लीड करने वाले लीडर्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में सिंबॉलिक लीडरशिप बहादुर शाह जफर के अंडर थी, बट इस रीजन की रियल कमांड के साथ साथ सोल्जर्स के कोर्ट को जनरल बख्त खान हेड कर रहे थे, जो कि बरेली ट्रूप्स के रिवोल्ट को लेड करके दिल्ली पहुंचे थे। इसके अलावा एम्परर बहादुर शाह इस रिवोल्ट के लीडरशिप चेन के वीकेस्ट लिंक थे। इसका कारण था उनकी वीक पर्सनैलिटी, ओल्ड एज एंड लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटी, जिसने इस रिवोल्ट के नर्व सेंटर दिल्ली को पॉलिटिकली वीक कर दिया, जिससे इनकैलकुलेबल डैमेज हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं कानपुर की, जिसको नाना साहेब लीड कर रहे थे, जो कि लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे। नाना साहेब को अपनी फैमिली का टाइटल लेने से मना कर दिया गया और उनको पूना से निकाल दिया गया, जिसके कारण वो कानपुर के पास रहने लगे। इस रिवोल्ट के दौरान नाना साहेब ने कानपुर से अंग्रेजों को निकाल दिया और बहादुर शाह जफर के अंडर अपने आप को उनका गवर्नर डिक्लेयर कर दिया। आगे चलकर सर ह्यूग व्हीलर ने 27 जून 1857 को इस रीजन पर कब्जा कर लिया और नाना साहेब को मार दिया।
इसके बाद लखनऊ में बेगम हजरत महल, जो कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह की वाइफ थी, उनके टाइम पीरियड में जून 4, 1857 में विद्रोह स्टार्ट हुआ, जिसमें बेगम हजरत महल ने अपने बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया और एक रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें हिंदूज एंड मुस्लिम्स इक्वली इम्पोर्टेंट ऑफिसेज को शेयर करते थे। इसके बाद मार्च 1858 में ब्रिटिशर्स के थ्रू सिटी को फाइनली रिकवर कर लिया गया। इसके अलावा बरेली को खान बहादुर खान लीड कर रहे थे, जो कि फॉर्मर रूलर थे रोहिलखंड के, और बिहार में इस रिवोल्ट को कुंवर सिंह लीड कर रहे थे, जो कि जगदीशपुर के जमींदार थे। तो इस रिवोल्ट के सबसे फेमस सेंटर की अगर हम बात करें तो वो था झांसी, जिसको रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के तहत रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड राजा गंगाधर राव की डेथ के बाद उनके अडॉप्टेड सन को थ्रोन पर बैठने से मना कर दिया, जिसके कारण इस रिवोल्ट में रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही बहादुरी से ब्रिटिशर्स का सामना किया। उनके साहस और बहादुरी को देखते हुए ह्यू ग्रोस ने कहा था कि यहाँ वह महिला लेटी हुई थी जो विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष थी। इसके बाद फैजाबाद में इस रिवोल्ट को मौलवी अहमदुल्ला शाह लीड कर रहे थे, जिनको लाइट हाउस ऑफ रेबिलियन एंड डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मौलवी अहमदुल्ला शाह जब एक जगह से दूसरी जगह अपनी पालकी से जाते थे तो उनके साथियों के द्वारा डंका या फिर ड्रम्स बजाए जाते थे, जो कि लोगों के बीच में इस रिवोल्ट में जुड़ने और आत्मविश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देते थे। इसके अलावा मौलवी अहमदुल्ला शाह को रिवोल्ट होने से पहले रिवोल्ट के मैसेज के रूप में चपाती बांटने के विचार देने के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें एक गांव से दूसरे गांव में रिवोल्ट के मैसेज के रूप में चपाती भेजी जाती थी। इलाहाबाद में इस रिवोल्ट को मौलवी लियाकत अली लीड कर रहे थे, जिन्होंने खुसरो बाग को अपना हेडक्वार्टर बनाया और ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह के संकेत के रूप में मुगल एम्परर का झंडा फहराया। इसके बाद परगना बरोट, जिसको आज के समय में बागपत के नाम से उत्तर प्रदेश में जाना जाता है, में इस रिवोल्ट को शाह मन ने लीड किया, जिन्होंने 84 विलेजेस, जिसको 84 देश भी रेफर किया जाता है, में रात के समय में एक गांव से दूसरे गांव में लोगों को ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहन किया, जिससे लोग ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए और लोगों ने ब्रिटिशर्स के साथ साथ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, रिवर्स के ऊपर बने ब्रिजेस और पक्की सड़कों को भी अटैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों का यह मानना था कि सड़कें और ब्रिजेस ब्रिटिश रूल के सिंबल्स हैं। इसके बाद शाह मन ने बंगलो, जो कि एक इरिगेशन डिपार्टमेंट था रिवर यमुना के बैंक के पास, उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया, जो आगे चलकर हॉल ऑफ जस्टिस में तब्दील हो गया और यहाँ पर लोगों के डिस्प्यूट्स सॉल्व किए जाने लगे। इसके बाद नीलंबर और पीतंबर, दो भाई जो कि खारवर ट्राइब के भोक्ता कुल से थे, जो कि आज के समय में झारखंड में है, उन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 में विद्रोह किया और दोनों भाइयों ने चैनपुर में ठकुराई रघुबर दयाल के खिलाफ, जो कि ब्रिटिशर्स के साइड से थे, उन पर अटैक किया। इसके बाद स्टार्टिंग में ब्रिटिश फोर्सेस ने इस रिवोल्ट को सप्रेस करने की कोशिश की, बट सफलता ना मिलने के कारण ब्रिटिशर्स ने पलामू फोर्ट पर अटैक किया, जहां पर विद्रोही रह रहे थे। जिसके बाद नीलंबर और पीतंबर वहां से भागे और जंगलों में छुपकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। आगे चलकर दोनों भाइयों को ब्रिटिशर्स के द्वारा पकड़ लिया गया और उनको फांसी दे दी गई। तो अब हम पहले देखते हैं कि कैसे ये रिवोल्ट सप्रेस हुआ। तो ब्रिटिशर्स ने 20 सितंबर 1857 को एक लंबे और बिटर फाइटिंग के बाद दिल्ली को कैप्चर कर लिया, जिसको जॉन निकलसन लीड कर रहे थे, जो कि बहुत ही बुरी तरह से घायल हुए और बाद में उनकी इंजरीज के कारण उनकी डेथ हो गई। इसके बाद बहादुर शाह जफर को प्रिजनर बनाकर रंगून भेज दिया गया और वहीं पर उनकी 1862 में डेथ हो गई। तो इस तरह से मुगल्स का एक ग्रेट हाउस और दिल्ली को कम्प्लीटली
कैप्चर कर लिया गया ब्रिटिशर्स के थ्रू। इसके बाद वन बाय वन सभी ग्रेट लीडर्स इस रिवोल्ट के हारते गए, जिसके बाद ब्रिटिशर्स उस रीजन के रिवोल्ट को सप्रेस करने में सक्सेसफुल रहे। इसके अलावा सर कोलिन कैंपबेल ने कानपुर को दिसंबर 6, 1857 में कैप्चर किया, जिसके कारण नाना साहेब कानपुर में हार गए और वो अर्ली 1859 में नेपाल चले गए, जिसके बाद उनके बारे में दोबारा सुनने को नहीं मिला। इसके अलावा नाना साहिब के साथी तांतिया तोपे, जो कि सेंट्रल इंडिया के जंगल्स में चले गए थे, उनको भी अप्रैल 1859 में रात में सोते समय कैप्चर करके मार दिया गया। इसके बाद झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की युद्ध के दौरान डेथ के बाद सर ह्यू ग्रोस ने जून 1858 में झांसी को रिकैप्चर कर लिया। इसके बाद 1859 में बिहार के कुंवर सिंह, बरेली के खान बहादुर खान, राव साहब जो कि नाना साहिब के भाई थे, बख्त खान और फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह जो कि इस रिवोल्ट के मेन लीडर्स थे, इनकी भी डेथ हो जाती है। जिसके बाद ब्रिटिशर्स इस रिवोल्ट के रीजन्स को सप्रेस करने में सक्सेसफुल रहते हैं। इसके बाद लखनऊ को लीड करने वाली बेगम हजरत महल नेपाल चली जाती हैं, जिसके बाद ब्रिटिशर्स लखनऊ के रिवोल्ट को सप्रेस कर देते हैं। इसके अलावा बनारस में कर्नल नील ने इस रिवोल्ट को बहुत ही बुरी तरह से सप्रेस किया, जिसने बनारस के रेबिलियन और इवन ना मानने वाले सिपाहियों को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया। तो अब हम देखते हैं कि ये रिवोल्ट फेल क्यों हुआ। तो इस रिवोल्ट के फेल होने का जो सबसे पहला कारण था वो था ऑल इंडिया के पार्टिसिपेशन का एब्सेंस होना, जिसके कारण इंडिया के ईस्टर्न, साउथर्न एंड वेस्टर्न पार्ट बहुत ही कम अफेक्टेड हुआ, जिसके कारण वहाँ पर राइज होने वाला रिवोल्ट बहुत ही बुरी तरह से कंपनी के थ्रू सप्रेस किया गया। इसके अलावा सभी क्लासेस का इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट ना होने के कारण भी यह रिवोल्ट फेल होता है, जिसमें बिग जमींदार्स, मनी लैंडर्स और मर्चेंट्स विद्रोहियों के गुस्से को बहुत ही बुरी तरह से सामना कर रहे थे, जिसके कारण ये सभी अपने इंटरेस्ट के बेटर प्रोटेक्शन के लिए ब्रिटिशर्स की साइड थे। इसके साथ साथ एजुकेटेड इंडियंस ने भी इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि उनको होप था कि ब्रिटिशर्स इंडिया में मॉडर्नाइजेशन एरा स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे इंडियन रूलर्स ने भी इस रिवोल्ट को ज्वाइन करने से मना कर दिया और वो ब्रिटिशर्स की हेल्प करने लगे। इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट ना करने वाले अगर हम रूलर्स की बात करें तो वो थे ग्वालियर के सिंधियास, इंदौर के होलकर्स, पटियाला के रूलर्स, सिंध और अदर सिख चीफ्स और कश्मीर के महाराजा। इस रिवोल्ट के फेल होने की अगर हम तीसरे कारण की बात करें तो वो था आर्म्स एंड इक्विपमेंट का अच्छा ना होना, जिसके कारण इंडियन सोल्जर्स जिस इक्विप्ड मटेरियल का यूज़ करते थे वो अच्छा नहीं होता था और ज़्यादातर सोल्जर्स तलवार का ही यूज़ करते थे लड़ने के लिए और कुछ के पास ही अच्छी गन्स थी। वही दूसरी तरफ यूरोपियन सोल्जर्स के पास एडवांस वेपन थे, जैसे कि एनफील्ड राइफल। इसके साथ साथ ब्रिटिशर्स के पास एक इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ भी था, जिसके थ्रू विद्रोहियों की मूवमेंट्स और स्ट्रेटजी के बारे में कमांडर इन चीफ को इन्फॉर्म किया जाता था। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन में कमी और पोरली ऑर्गेनाइज के कारण भी यह रिवोल्ट फेल होता है, जिसमें रिवोल्ट लीडर्स नाना साहेब, तांत्या तोपे, कुंवर सिंह और लक्ष्मीबाई इस रिवोल्ट में कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं बना पाते। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन लीडर्स जैसे कि जॉन निकल्सन, सर कोलिन कैंपबेल और सर ह्यू ग्रोस इस रिवोल्ट में ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छे से बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस रिवोल्ट से क्या परिणाम हुए। तो इस रिवोल्ट के होने के कारण कंपनी रूल एंड हो गया, जो कि मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क था, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में ख़त्म हो गया। जिसके बाद इंडिया पर ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल स्थापित हो गया, जिसके बारे में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के दरबार में 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया के नाम से इसकी अनाउंसमेंट की, जिससे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रानी विक्टोरिया के थ्रू टेकन कर लिया गया। इसके अलावा ब्रिटिशर्स रिलीजियस टॉलरेंस भी हो गए, जिससे उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि वो इंडिया के कस्टम्स और ट्रेडिशंस पर भी ध्यान देंगे। इसके साथ साथ इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव भी चेंज हुआ, जिसमें गवर्नर जनरल के ऑफिस को वाइस रॉय के ऑफिस से रिप्लेस कर दिया गया, जिसमें इंडियन रूलर के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया और
लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी को अबॉलिश कर दिया गया। इसके अलावा मिलिट्री को रीऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स और इंडियन सोल्जर्स की रेशो तो इंक्रीज हुई, बट आर्मी को लीड करने की पावर अंग्रेज़ों के हाथ में ही थी। और ये सब बंगाल की आर्मी का डोमिनेंस ख़त्म करने के लिए किया गया। तो अब हम देखते हैं कि इस रिवोल्ट की क्या इम्पोर्टेंस थी। तो अंग्रेज़ों के लिए ये रिवोल्ट यूज़फुल प्रूफ हुआ, क्योंकि इससे कंपनी को अपने एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी में जो कमियां दिखी थी उसको उन्होंने जल्दी ही ठीक कर लिया। और अगर ये रिवोल्ट ना हुआ होता तो कंपनी को इस कमियों के बारे में ना पता चलता। इसके अलावा इंडियंस के लिए इस रिवोल्ट ने फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। इसके साथ ही लोगों और सिपाहियों की शिकायतें खुलकर सामने आई, जिन्हें पहले वास्तविक माना जाता था। इसके अलावा दोनों साइड से किए गए वायलेंस ने एजुकेटेड इंडियंस को झकझोर कर रख दिया, जो कि फ्रीडम के लिए वायलेंस से बच रहे थे, जिसके कारण एजुकेटेड इंडियंस फ्रीडम के लिए और भी रास्ते ढूंढने लगे। तो 1857 का ये रिवोल्ट इंडिया में ब्रिटिश रूल की हिस्ट्री में एक ऐसी घटना थी जो पहले कभी नहीं हुई। इसके अलावा थोड़े समय के लिए ही सही, बट इंडियन सोसाइटी के कई सारे सेक्शंस के लोगों ने एक साथ मिलकर इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। इसके साथ ही यह रिवोल्ट अपने गोल्स को अचीव करने में तो फेल हुआ, बट इसने कहीं ना कहीं इंडियंस में नेशनलिज्म की भावना को भर दिया। तो ये था 1857 का रिवोल्ट। जल्द ही हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद।